स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 26 जून 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आए हैं। आज 26 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर है डी, 26 जून को, आज ही के दिन की पढ़ लेते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में मादक द्रव्यों के सेवन और नशीली दवाओं से संबंधित समस्याओं के शारीरिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम है इस चक्र को तोड़ने के लिए रोकथाम है। यह दिवस पहली बार 1989 में मनाया गया था। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी के अंतर्गत वर्गीकृत किया है? सही आंसर है बी, असम की पूर्णतः असम सरकार ने लैंगिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रगतिशील कदम उठाया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को अब अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षी पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% का नया आरक्षण शुरू किया गया है। पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए केवल 25% पर्यवेक्षक पद आरक्षित थे। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत अपना पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण किस वर्ष करेगा? सही आंसर है बी, 2026 का। की पढ़ लेते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MoSPI भारत का पहला घरेलू आय सर्वेक्षण 2026 में करेगा। यह देश भर में ग्रामीण शहरी दोनों घरों को कवर करेगा। यह सर्वेक्षण MoSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम NSSO द्वारा किया जाएगा। सर्वेक्षण का मार्गदर्शन करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह TEG का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला कर रहे हैं। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। JCB साहित्य पुरस्कार भारत का सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार बंद कर दिया गया है। JCB साहित्य पुरस्कार पहली बार कब स्थापित किया गया था? सही आंसर है डी, 2018 की पुण्यतिथि। JCB साहित्य पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। भविष्य में इसके कोई संस्करण आयोजित नहीं किए जाएंगे। यह 2018 में स्थापित किया गया था और भारत की सबसे प्रतिष्ठित उच्चतम भुगतान वाले साहित्य पुरस्कारों में से एक बन गया। यह पुरस्कार JCB इंडिया द्वारा प्रायोजित था और JCB साहित्य फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित किया जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा है? सही आंसर है जी, 115 की पढ़ाई। आर्थिक शांति संस्थान IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2025 जारी किया गया था। औसत वैश्विक शांति 0.36% कम हो गई, जिसका कारण भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, एक ऐसा खिताब जिसके पास 2008 से मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका MENA क्षेत्र लगातार सबसे कम शांतिपूर्ण लगातार 10वें वर्ष के लिए, जिसमें नीचे 10 देशों में से 4 हैं। हाँ, छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक कार योजना के तहत आवेदन करने के लिए ऑटो निर्माताओं के लिए एक पोर्टल खोला है। इस परियोजना का तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भारत में न्यूनतम कितना निवेश आवश्यक है? सही आंसर है सी, 4150 करोड़ रुपए की प्रणति। भारत की नई EV निर्माण योजना अब वैश्विक वाहन निर्माताओं के लिए खुली है, जो स्थानीय निवेश के लिए कम आयात शुल्क प्रदान करती है। योग्यता प्राप्त करने के लिए OEM मूल
उपकरण निर्माता को चाहिए 4150 करोड़ रुपए के निवेश की स्थानीय ईवी निर्माण में प्रतिबद्धता अनुमोदन के 30 वर्षों के भीतर भारत में विनिर्माण संचालन शुरू करना 25% घरेलू मूल संवर्धन डीवीए 3 वर्षों के भीतर और 50% डीवीए 5 वर्षों के भीतर सुनिश्चित करना है। आइए आगे बढ़ते 7वें नंबर का क्वेश्चन। इफ्को अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? सही आंसर है ब्राजील में। की प्रोडक्ट इफ्को इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ब्राजील में स्थापित कर रहा है। यह संयंत्र 4.5 मिलियन नैनो उर्वरक वार्षिक रूप से उत्पादित करेगा। एक नैनो उर्वरक में 100 नैनोमीटर से कम आकार के पोषक तत्व कण होंगे। ये उर्वरक बेहतर अवशोषण, उच्च सतह क्षेत्र, कुशल पोषक तत्व वितरण प्रदान करते हैं। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी द्वारा पहचाने गए नए रक्त समूह प्रणाली का नाम क्या है? सही आंसर है डी ईएमएम निगेटिव की प्रणाली। फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी ने एक नई रक्त समूह प्रणाली की खोज की। इसका नाम ईएमएम निगेटिव है, जिसे अनौपचारिक रूप से ग्वाडा निगेटिव कहा जाता है, जो गुरु देवलपुर की एक महिला के नाम पर रखा गया, इसे रखती है। जून 2025 तक दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति इस रक्त प्रकार को रखता है, जो इसे अब तक का सबसे दुर्लभ रिकॉर्ड किया गया है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल तंबाकू नियंत्रण के ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कारों से सम्मान 6 देशों में भारत भी शामिल है। 2025 ब्लूमबर्ग तंबाकू नियंत्रण पुरस्कारों की घोषणा कहाँ की? सही आंसर है की पॉइंट गैर संचारी रोगों के लिए WHO की वैश्विक राजदूत ने 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कारों की घोषणा की। यह घोषणा विश्व तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन डार्लिंग में की गई। विजेताओं में भारत, मॉरिशस, मॉस्को, मोंटेनेग्रो, फिलीपींस, यूक्रेन की सरकारें और गैर सरकारी संगठन शामिल किए गए हैं। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रक्त बैंक प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? सही आंसर है बी ई रक्त कोष की प्रणीत। स्वास्थ्य मंत्रालय ई रक्त कोष प्लेटफॉर्म के साथ दुर्लभ दाता रजिस्ट्री को एकीकृत कर ई रक्त कोष रक्त बैंक प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत सी टैग द्वारा विकसित किया गया था। एकीकरण से दुर्लभ रक्त समूह वाले लोगों को रक्त बैंकों, रक्त उपलब्धता, दान शिविरों पर केंद्रीकृत जानकारी तक पहुंचाने में मदद मिलती। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई मुआवजा योजना के तहत कर्मचारी को आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिवार को कितना मुआवजा दिया जाएगा? सही आंसर है सी 1 करोड़ रुपए की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की योजना शुरू की है, जिसमें कर्मचारियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। यह पहल रेलवे कर्मचारी उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई, क्योंकि उनकी नौकरियां उच्च जोखिम वाली मानी जाती हैं। ये योजना तब चर्चा में आई जब मुरादाबाद मंडल के लोको पायलट सुनील लाल की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी प्रिया सिंह को 21 जून 2025 को दिल्ली में 1 करोड़ का चेक उत्तरी रेलवे अधिकारी द्वारा सौंपा गया। इस योजना के तहत दिया गया पहला मुआवजा था। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में गंगा नदी पर किस स्थान पर बने 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? सही आंसर है सी कच्ची दरगाह की पॉइंट देख लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अधोसंरचनात्मक पहल करते हुए गंगा नदी पर बने 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया, जो राज्य की राजधानी पटना को उनके कट्टर प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद के राजनीतिक गढ़ राघवगढ़ को जोड़ता है। यह रणनीतिक परियोजना केवल एक संरचना नहीं, बल्कि एक गहरे राजनीतिक संदेश का प्रतीक है। सत्ता के केंद्र को विपक्षी नेता के क्षेत्र से जोड़ना। 4.57 किलोमीटर लंबा यह पुल
पटना के पूर्वी छोर स्थित कच्ची दरगाह के पास नीतीश कुमार द्वारा फीता काटकर उद्घाटित किए गए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विधानसभा अध्यक्ष नवल किशोर यादव, पटना साहिब विधायक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट किसने शुरू किया है? सही आंसर है सी, अडानी समूह ने। की प्रणीत हैं, अडानी समूह ने भारत के नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जहां 23 जून 2025 को गुजरात के कच्छ देश का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया। यह अभिनव परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है और विवेकहीन हाइड्रोजन उत्पादन की तकनीकी संभावनाओं को दर्शाती है। यह अत्याधुनिक संयंत्र पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है, किसी प्रकार की मुख्य बिजली ग्रिड से जुड़ा नहीं। यह इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभक्ता किया जाता है, जिससे पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन उत्पादन होता है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया के किस नए राष्ट्रपति ने नया मंत्रिमंडल घोषित किया है? सही आंसर है सी, ली ने। की दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की, जो देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बहाल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। यह घटनाक्रम पूर्व राष्ट्रपति यू सूक योल द्वारा दिसंबर 2024 में घोषित मार्शल लॉ और उसके कारण अप्रैल 2025 में उनके पद से हटाए जाने के बाद आया। पूर्व राष्ट्रपति यू सूक योल दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू किया, जिसके कारण उन्हें महाभियोग झेलना पड़ा। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य स्तरीय पूंजीगत व्यय CAPEX कितने होने का अनुमान लगाया गया है? सही आंसर है सी, 10.2 लाख करोड़। की पॉइंट देखते हैं। विकास बुनियादी ढांचे में सबसे ज्यादा खर्च यूपी में हो रहा है। इसकी वजह तेज औद्योगिक विकास है। इस मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक 26 राज्यों का पूंजीगत व्यय वित्त 2024-25 में 8.7 खरब से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10.02 खरब करोड़ रुपए हो जाएगा। इसमें केवल 5 राज्यों की हिस्सेदारी 50% है। खास बात यह है कि इन 5 राज्यों में भी अकेले यूपी का योगदान 16.30%, जो किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर। उल्लास योजना के तहत पूर्व कार्यान्वयन साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है सी, त्रिपुरा। की पॉइंट देखते हैं। त्रिपुरा मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा भारतीय राज्य बन गया है, जिसने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच 95% साक्षरता के राष्ट्रीय मानक के अनुरूप पूर्ण कालांतर साक्षरता हासिल की। इसकी घोषणा 23 जून 2025 को अगरतला के रविंद्र शतवार्षिकी भवन में एक भव्य समारोह के दौरान की गई, जिसमें मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मणिक साहा, शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 23 जून 2025 को अगरतला स्थित रविंद्र शताब्दी भवन में एक भव्य समारोह में त्रिपुरा को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया। यह उपलब्धि उल्लास नई दिल्ली भारत साक्षरता कार्य के तहत मिली, जो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना। इस उपलब्धि के साथ त्रिपुरा ने मिजोरम गोवा के बाद यह लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं हम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी थल सेना, नौसेना, वायुसेना पर समान रूप से लागू संयुक्त निर्देश आदेश जारी करने का अधिकार सौंपा? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, थल सेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, सैन्य मामलों के विभाग के सचिव, कैबिनेट सचिव। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। दोस्तों आप पढ़ रहे हैं 26 जून 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।